हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट से। आज नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि बेसिकली मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। तो मैनेजमेंट का नेचर जो तीन टाइप का होता है बेसिकली, दैट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अब इस नेचर में हम ये देखने जा रहे हैं कि मैनेजमेंट साइंस होता है, आर्ट होता है या प्रोफेशन होता है। कैसे पता लगेगा? पहले हम मैनेजमेंट के फीचर्स को देखेंगे, फिर हम साइंस के फीचर्स को देखेंगे। अगर मैनेजमेंट के फीचर साइंस के फीचर से मैच हो जाता है तो मैनेजमेंट साइंस होता है, और अगर मैच नहीं होगा तो मैनेजमेंट साइंस नहीं होगा। ऐसे ही सेम मैनेजमेंट के फीचर्स को, आर्ट के फीचर्स को हम देखेंगे। अगर आर्ट के फीचर्स मैनेजमेंट के फीचर्स में प्रेजेंट है, अगर मैच हो जाते हैं दोनों के फीचर्स, तो मैनेजमेंट आर्ट हो जाएगा, अदरवाइज मैनेजमेंट आर्ट नहीं होगा। सेम सिमिलरली मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में देखेंगे, प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स से मैच करना है अब हमें। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहला मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस को देखने से पहले हमें साइंस को भी जानना होता है कि साइंस है क्या। साइंस को जानते हैं। देखिए, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस से क्या होती है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ इन साइंस। साइंस के अंदर हम हमेशा सिस्टमेटिक काम करते हैं, हम हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हम हमेशा जनरल ट्रूथ, जनरल गाइडलाइंस के ऊपर काम करते हैं, वही साइंस होती है। जब भी हम किसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जब भी हम सिक्वेंशियल काम करेंगे, तो समझ लेना साइंटिफिक वे में काम हो रहा है। नंबर वन। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमें ये पता होता है कि साइंस यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है। इट्स प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जैसे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का पहला जो लॉ है वो सब जगह सेम है, कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। अगर न्यूटन का फर्स्ट लॉ इंडिया में सेम है तो एज इट इज़ जर्मनी में भी सेम होगा, एज इट इज़ इंग्लैंड में भी सेम होगा, और एज इट इज़ न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही होगा। तो ये मैनेजमेंट एज अ साइंस होती है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के कुछ फीचर्स हमारे पास हैं, वो देखते हैं कि मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला फीचर है साइंस का सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्या? सिस्टम से काम करना। और इसके अंदर साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्यों हो सकती है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है भाई कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? कॉजेज कारण, इफेक्ट उसका प्रभाव। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो तो कुछ ना कुछ कारण होता है उस काम को करने का। उस काम से आपके ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हमारा कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैव देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब अगर आप बॉल वहां पर दीवार पर मारोगे तो अगेन आपके पास बॉल आ जाएगी, वो इक्वल रिएक्शन करेगा। मतलब एक्शन क्या हो गया? कॉजेज। रिएक्शन क्या हो गया? इफेक्ट। तो यहाँ पर कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है साइंस, इसी वजह से वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहलाता है। अब मैनेजमेंट को देख लेते हैं। एंड इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज, और आप मैनेजमेंट के फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक। मैनेजमेंट में क्या काम होता है? प्रोसेस होता है मैनेजमेंट में। तो प्रोसेस क्या होता है? सिस्टमेटिक काम होता है, सिक्वेंशियल काम होता है। पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, और फिर लास्ट में कंट्रोलिंग होती है। तो हम मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक काम करते हैं, साइंस में भी सिस्टमेटिक काम हो रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। पहला फीचर साइंस का मैच हो चुका है मैनेजमेंट से। अब हम दूसरे फीचर की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। सीधी सी बात है भाई, जब कोई प्रिंसिपल बनता है तो वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने ये बोला है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है, अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी क्या उसको ख्वाब में आया था
क्या रात को ख्वाब दिखा कि भाई अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है, अच्छा अच्छा भाई आप कल को मैं न्यूज़पेपर में या कल को अपनी जर्नल में छाप देता हूँ ग्रेविटी होती है? नहीं। वो आपने एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत फेमस एग्जाम्पल है एप्पल वाला। एप्पल ट्री के नीचे वो बैठा हुआ था, वहाँ से देखा उसने एप्पल गिरा है और फिर उसने सब चीज़ों को गिरा कर देखा, अपने घर में गया सब चीज़ों को गिराया, खुद गिर गया, अपनी वाइफ को गिरा, पता नहीं क्या किया उसने, और फिर जाकर कहीं और दूसरी कंट्री में गया तो उसने नीचे गिराया। तो फिर उसने एक ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये प्रिंसिपल लिख दिया कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक पावर होती है जो अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है। दैट इज नोन एज साइंस का प्रिंसिपल। और साइंस का प्रिंसिपल कैसे बना? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। दैट्स वाई प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए क्या, देखिए नोट्स में मैंने लिखा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिवेलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। जाहिर सी बात है, ऑब्जर्वेशन की, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट किए और फिर वो जाकर प्रिंसिपल बन गया। एग्जाम्पल पढ़ लेना, न्यूटन का मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, बट सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग, मैनेजमेंट किसका होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हम मैनेजमेंट आदमियों का भी करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स डील करते हैं मैनेजमेंट करते हुए। तो वो मैनेजमेंट जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ना कि सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, ना कि किसी भी पर्टिकुलर तत्व पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, हर जगह सेम नहीं लगेगा। तो यही क्या होता है, ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। हम ह्यूमन बिहेवियर को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से इट इज पार्शली प्रेजेंट, हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस भी हो सकते हैं और ह्यूमन बिहेवियर पे भी बेस्ड हो सकते हैं। कोई प्रिंसिपल ऐसा होता है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से आता है, कोई प्रिंसिपल ऐसा होता है जो कि ह्यूमन बिहेवियर से हमें निकल के आता है हमारे सामने। तो इस वजह से दिस फीचर इज नॉट कंप्लीटली प्रेजेंट इन फीचर ऑफ साइंस। तो हमने देख लिए दो फीचर। पहला फीचर क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। नाउ द थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं, वो परवेसिव होते हैं, हर जगह सेम होंगे। हर जगह कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर साइंस का प्रिंसिपल बदल जाएगा। अगर अर्थ के अंदर ग्रेविटी इंडिया के अंदर है तो अर्थ के अंदर ग्रेविटी जर्मनी में भी है। अर्थ में ग्रेविटी, अर्थ क्योंकि पूरी अर्थ है तो जाहिर सी बात है जर्मनी भी तो अर्थ में ही है भाई। तो पूरी अर्थ में ग्रेविटी है तो इट मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल। तो इट इज़, देखते हैं नोट्स में, इट इज़ नॉट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ फाउंड इन इंडिया ओनली। ये जाहिर सी बात है, इंडिया में नहीं है, यूएसए में भी है, यूके में भी है, सब जगह है। प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। लेकिन अब मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंस। वो एग्जैक्ट नहीं होते, आपको पता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर पर, सिचुएशन पर। आपको सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लगाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, डिविजन ऑफ वर्क है, काम को बांट कर करना। काम को आप डिवाइड करोगे तब काम को कर पाओगे बहुत अच्छे से। अब किसी किसी सिचुएशन में काम को बांट कर बहुत अच्छा कर पाओगे, किसी सिचुएशन में काम को बांट कर खराब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, दो बंदे हैं, दो बंदों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, आपने आधा आधा काम दो बंदों को दे दिया है, तो क्या वो काम को बांटेंगे? वो सोचेंगे कि मैं भी काम ना करूं, अगला सोचेगा कि मैं भी काम ना करूं ताकि ब्लेम सारा उस पर आए, दूसरा वाला सोचेगा ताकि ब्लेम सारा इस पर आए। तो इसलिए ये क्या होता है? सिचुएशनल होता है, यूनिवर्सली वैलिड नहीं होते मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। साइंस आर यूनिवर्सल वैलिड। तो इसलिए देखिए, सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट। तो ये वाला फीचर नॉट प्रेजेंट है। अब हमने तीन फीचर देखी हैं, साइंस के देख लिए हैं। पहला फीचर प्रेजेंट था, दूसरा फीचर पार्शली प्रेजेंट था, थोड़ा बहुत प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, और थर्ड तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब कंक्लूजन निकालते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ह्यूमन फैक्टर, राइट? देयरफॉर मैनेजमेंट इज inexact science,
वो एक इनएग्जैक्ट साइंस है, इट इज़ नॉट कंप्लीटली साइंस, इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस। जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ साइंस। क्लियर है? नाउ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं है? सबसे पहले आर्ट को जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आर्ट? आर्ट होती क्या है? आर्ट refers to the skillful and personalized application of existing knowledge to achieve desired result। आर्ट एक स्किलफुल एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है। हमारी जितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को कितने अच्छे से अप्लाई करते हैं, कितनी स्किलफुल मैनर में, कितनी क्रिएटिविटी से अप्लाई करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पर, तो हम आर्टिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिस्ट वही नहीं होता कि एक पेन पर कुछ बनाने को ही आर्टिस्ट, एक कॉपी लेकर पेन लेकर कुछ बनाने को ही आर्टिस्ट नहीं बोलते हैं। कोई भी बंदा कितना भी क्रिएटिव माइंड से कुछ सोच रहा है और उसको अप्लाई कर रहा है और उससे कुछ कंक्लूजन निकाल रहा है, तो वो भी आर्टिस्ट होता है। तो इट कैन बी एक्वायर्ड। तो आर्ट कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं अपने अंदर? थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। स्टडी से भी, ऑब्जर्वेशन देखकर भी और एक्सपीरियंस कर भी हम एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो आर्टिस्ट को गलत मत लेना कि आर्टिस्ट एक ही तरह का होता है। आर्टिस्ट टीचिंग आर्टिस्ट भी होता है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी होते हैं, और जो एक्टर है वो भी एक तरह का आर्टिस्ट होता है, म्यूजिक आर्टिस्ट, सब तरह के आर्टिस्ट हैं। तो अब हम आर्ट के फीचर्स देख लेते हैं कि आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, और उसके बाद उसको मैनेजमेंट से मैच करते हैं कि वो प्रेजेंट हैं या नॉट प्रेजेंट है। तो सबसे पहला फीचर आर्ट्स का ये है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। आप इन दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। दो फीचर हैं आपके सामने, दोनों में से एक लिख देना आप, दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे? CAT, कैट। कैट मीन्स T थ्योरी, A एप्लीकेशन और C फॉर क्रिएटिविटी। ये याद रख लेना अपने पास, आप नोट कर लेना। तो अब हम देखते हैं आर्ट क्या होता है। जो आर्ट होती है वो थ्योरी पर बेस्ड होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा आर्ट सीखता है, चाहे वो म्यूज़िक की आर्ट हो, चाहे वो पेपर आर्टिस्ट हो, चाहे वो स्कल्पचर बनाना हो, चाहे वो टीचिंग आर्टिस्ट हो, चाहे वो डांसिंग आर्टिस्ट हो, कोई भी बंदा जब वो आर्ट सीखता है तो उसको कुछ थ्योरी से होकर गुजरना पड़ता है। उसको कुछ थ्योरी, कुछ साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी लर्न करनी पड़ती है, थ्योरी भी उसको देखनी पड़ती है, अदरवाइज वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। कुछ बेसिक्स होते हैं आर्ट करने के, कुछ बेसिक्स होते हैं, वो बेसिक्स हमें थ्योरी कर ही पता लगते हैं। तो दैट्स वाई आर्ट हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। उसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है। लॉट ऑफ लिटरेचर आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ, जाहिर सी बात है डांसिंग में बहुत सारा लिटरेचर है, पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, टीचिंग में, और डॉक्टर वगैरह जितने भी होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, सबके ना कोई थ्योरी से होकर गुजरते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हमें पहले थ्योरी पढ़नी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल में लाइफ में जाते हैं। अब मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट के अंदर भी सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। मैनेजमेंट सिस्टमेटिक में होता है, और मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो उसके बेसिक्स, उसके कुछ प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपको जानना ज़रूरी है, उनको पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस होता है, और सिस्टमेटिक भी होता है। आर्ट भी सिस्टमेटिक भी होता है और थ्योरेटिकल नॉलेज पर होता है। तो इस वजह से इट इज़ मैच्ड। पहला फीचर आर्ट का इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब दूसरे फीचर की बात करते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर है कि पर्सनलाइज्ड, पर्सनली अप्लाई, इसको ऐसे समझ लेना, पर्सनली अप्लाई मतलब हर बंदा अपनी नॉलेज को पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर्सनल नॉलेज के हिसाब से, पर्सनल क्रिएटिविटी के हिसाब से, पर्सनल स्किल के हिसाब से ही अप्लाई करता है। उसके पास जितनी नॉलेज है वो उसकी पर्सनल नॉलेज है, उसको वो कैसे अप्लाई करता है वही पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है। देखिए, एवरी इंडिविजुअल लर्न्स द सेम थियोरेटिकल नॉलेज। जाहिर सी बात है, क्लास के अंदर एक आर्ट की क्लास लेता हूँ मैं, एक आर्ट की क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं। क्या वो 50 के 50 स्टूडेंट्स सेम थिंकिंग रखते हैं? क्या वो सेम अप्लाई कर देंगे? नहीं।
सब अपनी अपनी पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करेंगे उस आर्ट को। कोई बंदा किसी वे में अप्लाई करेगा, कोई बंदा किसी वे में अप्लाई करेगा। तो प्रैक्टिकली, अगर प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि हर बंदा एक अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से अप्लाई करता है आर्ट को। दैट्स वाई बट द मैनर ऑफ द प्रैक्टिकल अप्लाई द सेम रिमेन डिफरेंस। उनका डिफरेंट मैनर रहता है हर बंदे का अप्लाई करना। देखो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है जो हमारे पास पर्सनल नॉलेज होती है हम उसको डिफरेंट वे में अप्लाई करते हैं, अपने अपने ओन वे में। बहुत सारे टीचर्स हैं, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई टीचर किसी अप्रोच को अप्लाई करता है, कोई टीचर किसी और अप्रोच को अप्लाई करता है, तो वो उनका पर्सनलाइज एप्लीकेशन मैनर हो गया। क्लियर है ये बात? तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है, इनोवेशन के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होता है। आप कितने इनोवेटिव हो, आप कितने एक्सपीरियंसड हो और आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है। तो ये होता है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। और मैनेजर भी, हर मैनेजर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी के हिसाब से मैनेजमेंट लगाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो दैट्स वाई मैनेजमेंट भी क्या होता है, क्रिएटिविटी के हिसाब से लगा रहा है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन लग रहा है, कर रहा है। और आर्ट जो होता है, आर्टिस्ट जो होता है, वो भी अपनी पर्सनल नॉलेज के हिसाब से, पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी चीज़ अप्लाई करता है। दैट्स वाई सो देखिए, एंड इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरी एंड इन प्रिंसिपल्स बट अप्लाई डिफरेंटली। अलग अलग अप्लाई करते हैं। सो दैट्स वाई दिस फीचर इज प्रेजेंट। ये वाला फीचर हमारा प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। दोनों फीचर देखे हैं, दोनों फीचर प्रेजेंट है अब तक। अब हम थर्ड फीचर की बात करते हैं। थर्ड फीचर है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बहुत ईजी है। क्रिएटिविटी, आप कितने क्रिएटिव हो, आपके माइंड में कितने अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कितने अच्छे से किसी भी चीज़ को सीख सकते हो और उसको अप्लाई कर सकते हो, इट इज़ नोन एज क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जा रहे हो, लेट हो गए हो जाते हुए, और डैडी ने बोला बेटा कहाँ से आए हो, तो आप बच सकते हो या पिट सकते हो। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अच्छा आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर करके जाते हो या फिर आप बस समझ जाओ क्या होते हो। तो आर्ट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जाहिर सी बात है, हमारे पास जितनी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको हम कितने क्रिएटिव वे में अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ऑल म्यूजिक इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक नोट्स बट म्यूजिशियन यूज दीज नोट्स डिफरेंटली। सात नोट होते हैं, 7-8 नोट होते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा, ऐसा कुछ होता है। तो हर बंदा उसको अपने हिसाब से अप्लाई करता है, अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से अप्लाई करता है। तो दैट्स वाई क्या होता है, सेम वे मैनेजर एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इम्प्रूव्स दियर मैनेजरियल स्किल्स एंड एफिशिएंसी। जाहिर सी बात है, जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना क्रिएटिव होगा, उसकी स्किल्स और उसकी एफिशिएंसी इतनी ही इम्प्रूव हो जाएगी मैनेजर की। तो ये भी प्रेजेंट हो गया। मैनेजर भी क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है, मैनेजमेंट भी क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है, और आर्ट भी क्रिएटिविटी पर डिपेंड होता है। दैट्स वाई अब हम कंक्लूजन देखते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज इट सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन। भाई मैनेजमेंट एक आर्ट है क्योंकि इसमें सारे के सारे फीचर्स आर्ट वाले प्रेजेंट हैं। तो हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी देख लिया है, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज ए साइंस भी देख लिया है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब देखते हैं मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक कैसे लर्न करने की है। SEP, सेप्रो से याद रखना, सेप और RW कर लेना चाहे इसको, और रो कर लेना चाहे, सेप्रो साप्रो कुछ भी कर लेना, अपनी मर्जी है आपकी, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बस एक ट्रिक बना दी है तो आपको जो इजीली लर्न हो जाए। चलिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देखो सबसे पहले प्रोफेशन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्या प्रोफेशन को डिफाइन कर रखा है, एनी टाइप ऑफ वर्क दैट नीड स्पेशल ट्रेनिंग और पर्टिकुलर स्किल्स। कोई भी काम जिसके अंदर एक स्पेशल नॉलेज, एक स्पेशल ट्रेनिंग की, एक स्पेशल नॉलेज की और एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, वही प्रोफेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियर बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, सारी स्किल्स को आपको, पूरे स्किल सेट को एक्वायर करना पड़ता है।
एग्जाम्पल, डॉक्टर बनने के लिए आपको सारे स्किल्स, सारी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, तो वही प्रोफेशन होता है जिसके अंदर स्किल और स्पेशल ट्रेनिंग स्किल्स वगैरह होती है. ऑफन वन दैट इज रेस्पेक्टेड बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन. जाहिर सी बात है किसी भी प्रोफेशन के लिए एक हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ज़रूरी होती है. टीचिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एजुकेशन ज़रूरी होती है. तो द मेन फीचर, हंसो मत बिल्कुल भी, द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर, चलिए अब प्रोफेशन का सबसे पहले फीचर्स देखते हैं. पहला फीचर, 5 फीचर है प्रोफेशन के. पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. ऑल प्रोफेशंस वेदर लीगल, अकाउंटिंग, मेडिकल, कोई भी प्रोफेशन हो उसको एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से होकर गुजरना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक वर्किंग से होकर गुजरना पड़ता है. कोई भी बंदा बिना सिस्टमेटिक वर्किंग के कभी भी कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता. एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद MBBS करना पड़ेगा, तब जाकर आपको डॉक्टर की डिग्री मिल पाएगी. तो ये नीट में और ये MBBS की जो ट्रेनिंग होती है आपकी, तो ये पूरी ट्रेनिंग ही तो है, ये एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज ही तो है. अगर आपको टीचर बनना है तो टीचर के लिए आपको एक B.Ed का कोर्स होता है या फिर DLED भी होता है आजकल, तो वो करना पड़ेगा, तो आप तब जाकर टीचर बन पाएंगे. तो इट इज़ नोन एज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमेटिक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है. तो ऑल प्रोफेसर, ये तो आपको होगी, आर बेस्ड ऑन अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. एंड इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, सिस्टमेटिक काम करना होता है, बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द सिस्टम्स इन विच थ्रू विच वी कैन डू मैनेजमेंट. तो दैट्स वाई पहला फीचर प्रेजेंट है वेल डिफाइंड ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज. अब हम नेक्स्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड. यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता. मुन्ना भाई MBBS की तरह एक बॉयज हॉस्टल में अपना बेड ले जाओ और वो डॉक्टर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है. वो सिर्फ फिल्मी बातें हैं. यहाँ पर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है. मतलब फॉर बिकमिंग द प्रोफेशनल एवरी पर्सन नीड्स टू इंटेंसिवली लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ सच फील्ड. आपको अगर किसी प्रोफेशन में एंटर करना है तो आपको इंटेंसिवली, आपको बहुत डीपली उस फील्ड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे. आपको इंजीनियर बनना है तो बहुत इंटेंस स्टडी करनी पड़ेगी. डॉक्टर बनना है इंटेंस स्टडी करनी पड़ेगी. लॉयर बनना है इंटेंस स्टडी करनी पड़ेगी. CA बनना है तो भी इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी. तो इंटेंसिव स्टडी इज रिक्वायर्ड, डीप स्टडी, थोरो स्टडी, डीपली, और आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है. यहाँ पर कोई भी बंदा मुंह उठाकर नहीं आएगा और प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा. एग्जाम्पल दे रखा है मैंने कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, CA बनने के लिए आपको एक एग्जामिनेशन से होकर गुजरना पड़ता है. वो जो एग्जामिनर ICAI लेता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो CA का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है अगर आपने इनका एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है. तो ये रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है. एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड ओवर हियर इन द प्रोफेशन, कि हर कोई नहीं आ सकता. मगर मैनेजर के लिए कोई एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. हर बंदा मैनेजर है. आप लोग अपने घर में एक मैनेजर हो, आप लोगों की कोई दुकान है तो आप लोग वहाँ पर मैनेजर हो. तो मैनेजर के लिए कोई भी नो लीगल रेस्ट्रिक्शंस ओवर देयर. एवरीवन कैन बी अ मैनेजर, वेदर इट इज़ अ शॉपकीपर, वेदर इट इज़ अ बिजनेस टाइकून, कोई भी बंदा हो सकता है मैनेजर. तो सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट. तो ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यहाँ पर नहीं है. मैनेजर तो कोई भी बन सकता है, मुन्ना भाई MBBS. चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रोफेशनल एसोसिएशन किसे कहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ लोगों ने मिलकर बनाई है, वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन कहलाती है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स इकट्ठे हुए,
डॉक्टर्स ने इकट्ठे होकर कोई एसोसिएशन, कोई संस्था स्थगित कर ली है, ठीक है, स्थगित होता है शायद, वो स्थगित कर ली है, तो वो उनकी प्रोफेशनल हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही लॉयर ने बना रखी है कुछ अपनी एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये एसोसिएशन जो होती है ये एक स्पेशल एसोसिएशन होती है जो एक प्रोफेशनल, जो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको गाइड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। देखिए नोट्स में मैंने आपको बोला है, for all the professions special associations are established and every professional has to get himself registered with this organization before practicing the profession। प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने से पहले उसको यहाँ पर रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स को कहाँ पे कराना पड़ता है? मेडिकल काउंसिल पर, लॉयर्स को बार काउंसिल पर, सबको अपने अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपना, ताकि वो वहाँ से उसके सारे एसोसिएशंस के बेनिफिट ले पाए। लेकिन मैनेजर्स की कोई एसोसिएशन नहीं है, ऐसे ही है बेचारे कि कोई भी बंदा जब मैनेजर हो सकता है, कोई भी बंदा यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। तो इस प्रोफेशन, इस एसोसिएशन में कितने बंदों की एंट्री हो सकती है? अब बताइए, एक शॉपकीपर जो अपनी दुकान का मालिक है, वो अपनी दुकान का मैनेजर है, वो भी बेचारा जाकर प्रोफेशनल एसोसिएशन में अपना जाकर रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि वो हो पाए। तो डेट्स वाई, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी। मैनेजर के लिए कोई कंपलसरी नहीं होता कि वो अपनी एसोसिएशन बनाए और अपनी एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराए जाकर। तो दैट्स वाई आपको पता है ये प्रेजेंट नहीं हो सकता। दैट्स वाई दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। बट आने वाले टाइम में क्या पता कुछ मैनेजर्स इकट्ठे होकर अपनी एसोसिएशन बना ले। दैट्स वाई स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ वो प्रेजेंट हो सकता है। आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी फ़िलहाल नहीं है। तो अभी हमने 3 फीचर पढ़ चुके हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वेल डिफाइंड प्रेजेंट है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नॉट प्रेजेंट है। देखिए आपके लिए ना कन्वीनियंट के लिए इजीली रिवीजन हो जाएगा आपका। यहाँ पे इधर देखना है और प्रेजेंट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नॉट प्रेजेंट ऐसे देखना है, प्रोफेशनल एसोसिएशन देखना है और नॉट प्रेजेंट, आपको एकदम से माइंड में आ जाएगा कि ये प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है देखते ही। इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है वर्ड्स। तो नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स क्या होते हैं? एथिकल कोड्स आर द जनरल गाइडलाइंस, आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं और आपने अपने आप को रजिस्टर करा रखा है मेडिकल काउंसिल में, तो आपको उस मेडिकल काउंसिल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वही होता है एथिकल कोड्स ऑफ कंडक्ट। उसे हम कोड्स ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं। आप अपने पास लिख सकते हो कहीं पर पेपर अपने पास, ज़रा नोट्स भी जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं वो साथ साथ बनाते रहो। तो कोड्स ऑफ कंडक्ट हमें फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। अब आप ये देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट आर द जनरल गाइडलाइंस, आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब मैनेजर्स की कोई एसोसिएशन ही नहीं है तो क्या रूल्स होंगे? रूल्स भी नहीं होंगे। दैट्स वाई एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड इज नॉट प्रेजेंट। देखिए फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट डिसोल्व द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ हर क्लाइंट। क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसको एक रूल ये फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, तो वो अपनी जो पर्सनल बायसनेस की वजह से किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। ये उसका रूल हो गया है ICAI का। तो दैट्स वाई सो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट जब एसोसिएशन ही नहीं होती मैनेजर्स की, तो वो रूल्स किसके फॉलो करेंगे क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। लास्ट वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव बहुत इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है। हर प्रोफेशनल का सर्विस मोटिव होता है। ऐसा सिर्फ किताबी बातें हैं, ऐसा बेसिकली जैसे टेक्निकली नहीं होता। क्योंकि लॉयर क्या ये चाहता है किसी की लड़ाई ना हो, कोई किसी का जायदाद पर कब्जा ना हो, कुछ भी ऐसा काम ना हो जिससे उसके पास क्लाइंट ना आए। कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग लड़ें भिड़ें ताकि हमारे पास क्लाइंट आए। तो डॉक्टर क्या चाहेगा कि सब के सब ठीक बैठ रहे हैं घर पर ताकि मेरे पास कोई पेशेंट ना आए? नहीं, वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो ताकि हमारे पास पेशेंट आए। सर्विस मोटिव का मतलब, वैसे तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ बात, लेकिन सर्विस मोटिव का मतलब फिर भी प्रोफेशनल जो होते हैं, वो प्रोफेशनल लोग सर्विस तो दे रहे हैं, चाहे पड़ी उसके बदले पैसे ले रहे हैं। मगर चलो आप बताओ, टीचर क्या ये चाहता है कि सब बच्चे फेल हो जाएं ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पाएँ? ऐसा नहीं।
टीचर हमेशा ये चाहता है, हंसिए मत बिल्कुल भी, टीचर हमेशा ये चाहता है क्या, कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से पास हो जाए, बहुत अच्छा स्कोर करें। जैसे मैं चाहता हूँ कि आप 98 99 मार्क्स लाएं, ताकि आप जाकर बताएं कि शोएब सर से पढ़े हैं हम। तो इसलिए सर्विस मोटिव होता है द मेन मोटिव ऑफ एनी प्रोफेशन इज टू गिव डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। अपने क्लाइंट को सर्विस देना ही उसका मोटिव होता है। एग्जाम्पल पढ़ लेना आप। तो अब आप ये देखिए मैनेजर, देखिए बट nowadays only profit maximization cannot be sole goal of the enterprises। जाहिर सी बात है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही गोल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे गोल होते हैं। तो दैट्स वाई ज़्यादातर मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, मैनेजर का। बताइए, मेन फोकस रहता है प्रॉफिट कमाने पर, कैसे भी प्रॉफिट कमा ले, इसलिए इट इज़ नॉट प्रेजेंट। वहाँ पर सर्विस हो रही है प्रोफेशनल में, मैनेजर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सर्विस नहीं करता है। दैट्स वाई सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट। ये वाला फीचर भी प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका मोटिव, मैनेजर का मोटिव सर्विस से हटकर प्रॉफिट की तरफ हो जाता है, और बहुत सारे मोटिव हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बढ़ाना है, ना कि खाली सर्विस करना है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि सेप्ट ड्रॉ में कि 5 हमारे मैनेजमेंट के प्रोफेशन होते हैं, और मैनेजमेंट, अब ये देखते हैं कि प्रोफेशन है या नहीं है। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में 5 हमारे फीचर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है नहीं। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोफेशन। जाहिर सी बात है, जब इसके सारे फीचर्स में से एक ही फीचर प्रेजेंट है, ओनली वन फीचर, तो दैट्स वाई इट इज नॉट अ प्रोफेशन। देखिए कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्टली अ प्रोफेशन बिकॉज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ द प्रोफेशन। वो एग्जैक्ट क्राइटेरिया प्रोफेशन का मीट नहीं कर रहा है, दैट्स वाई इट इज नॉट अ प्रोफेशन। अब हम रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस था, नहीं था, इनएग्जैक्ट साइंस था। मैनेजमेंट एज आर्ट था, यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, नहीं है, मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है, साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, और प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम केस स्टडी ट्रिक्स पर आ जाते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस को कैसे एनालाइज करेंगे? जब भी केस स्टडी में यूज ऑफ लॉजिक्स, ऑब्जेक्टिविटी, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये 3 वर्ड आपको दिखेंगे तो आप समझ जाना साइंस की बात हो रही है। जब भी केस स्टडी में यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज इन पर्सनलाइज वे, पर्सनल वे, रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी आपको दिखेगी, तो आप समझ जाना आर्ट की बात हो रही है। देखिए कितना इजी मैंने आपके लिए कर दिया है। 7 केस स्टडी की ट्रिक्स है, ताकि आपको एनालाइज करने में, ऑब्जर्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो अब हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि सबका सिलेबस का कंप्लीट हो जाए और सबको सबके सब बेनिफिट मिल पाए।